हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम फोरियर थ्योरम एंड फोरियर सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही फोरियर सीरीज के अंदर हमारे पास कुछ कोफिशिएंट की वैल्यू आती है, वो कोफिशिएंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी हम पता करेंगे। अगर यहां से आपके पास क्वेश्चन आता है, जो कि आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए फोरियर सीरीज क्या होती है और उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो फोरियर कोफिशिएंट हम निकालेंगे उन कोफिशिएंट की वैल्यू आपको पता होना चाहिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो। या फिर डायरेक्ट ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है फोरियर सीरीज या फोरियर थ्योरम क्या होती है, साथ में इसके जो कोफिशिएंट उनको भी एवोल्यूशन या फिर उनके भी वैल्यू निकाल के बताओ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज कांस्टेंट और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किंग्स ऑफ फिजिक्स कांस्टेंट पागल। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे नेचर के अंदर बहुत सारे ऑक्सीलेटरी मोशन होते हैं, सिंपल ऑक्सीलेटरी मोशन, ठीक है। और उस सिंपल ऑक्सीलेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं और शॉर्ट में हम उसको SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक सिंगल हार्मोनिक वेव फंक्शन की जरूरत पड़ती है, या एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंपल हार्मोनिक वेव फंक्शन लेके चलते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक वेव फंक्शन बेसिकली हमारे पास दो ही टाइप का हो सकता है, या तो साइन की फॉर्म में हो सकता है या फिर कोसाइन की फॉर्म में हो सकता है। पर ये तो बात थी सिंपल की। पर जब बात करते हैं हम फिजिक्स के अंदर, तो फिजिक्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन आते हैं और कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को हम एक सिंगल हार्मोनिक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करके या एक्सप्लेन करके नहीं बता सकते। लाइक जो स्ट्रिंग के अंदर जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम एक सिंगल हार्मोनिक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करके नहीं बता सकते। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को सोल्व करने के लिए 1882 के अंदर एक साइंटिस्ट थे, JBT, याद करना काफी आसान है। और ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। अगर कंप्लीट बताऊं तो ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था JBT हमारे यहाँ करवाई जाती है, तो याद करना काफी आसान है। JBT फोरियर 1882 में उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन के लिए एक सीरीज थी जिसको हम फोरियर सीरीज के नाम से भी जानते हैं। और साइंटिस्ट का कंप्लीट नाम क्या था? JBT फोरियर। और 1882 के अंदर उन्होंने इस चीज के बारे में बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जो फोरियर थ्योरम है या फोरियर सीरीज है, उसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन में हम ये लिख सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक वेव फंक्शन है, उस पीरियोडिक वेव फंक्शन को हम यहां से किसी भी फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने मान लिया f ऑफ x से मान लेते हैं या फिर f ऑफ ओमेगा t से मान लेते हैं। ओमेगा t की जगह हमने क्या मान लिया था? x मान लिया था। तो उस कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक वेव फंक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं किसमें? सम ऑफ साइन एंड कोसाइन की फॉर्म में। और साइन और कोसाइन का जो ग्राफ होता है हमारे पास कैसा होता है? जो साइन की फॉर्म होती है वो हमारे पास ऐसे होती है, और जो कोसाइन की होती है वो कोसाइन की होती है ये यहाँ पे बना देता हूं, कोसाइन का होता है ये हमारे पास। तो डिफाइन कैसे करेंगे हम? हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक वेव फंक्शन है जो हमने क्या मान लिया? f ऑफ ओमेगा t मान लिया। अगर उसको एक्सप्रेस करके बताना है तो हम कैसे बताएंगे? सम ऑफ साइन एंड कोसाइन इन फॉर्म ऑफ, ठीक है, जो साइन और कोसाइन का जो फंक्शन है उसको हम सम कर देंगे। जितने भी साइन के फंक्शन है और जितने भी कोसाइन के फंक्शन है उनका सब का सम कर देंगे। सब सम करने के बाद हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं। तो अगले पेज के ऊपर हम देखेंगे इसका जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आप एग्जाम में कैसे लिखोगे और उसको एक्सप्रेस करके कैसे बताओगे साइन और कोसाइन की फॉर्म में। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? डेफिनेशन से ऊपर जो ये बता रखा है ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन है, ये हमने बता दिया। JBT फोरियर ये सब हो चुका। तो फोरियर थ्योरम स्टेट दैट एनी कॉम्प्लेक्स और पीरियोडिक फंक्शन, हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स और पीरियोडिक फंक्शन है उसको हम एक्सप्रेस करके बता सकते हैं। द सम ऑफ साइन एंड कोसाइन, साइन और कोसाइन के जितने भी टर्म है अगर हम उन सब का सम कर दें, सम करने के बाद हम इसको एक्सप्रेस डिफाइन करके बता सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक वेव फंक्शन f ऑफ ओमेगा t साइन और कोसाइन के सम की फॉर्म में हम ले सकते हैं। तो यही बता रखा है हमारे पास। फोरियर थ्योरम स्टेट दैट एनी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन f ऑफ ओमेगा t कैन बी रिप्रेजेंट एज द सम ऑफ साइन एंड कोसाइन इन द फॉर्म ऑफ गिवन बाय। तो साइन और कोसाइन की फॉर्म में हमने मान लिया हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है f ऑफ ओमेगा t, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेके चलेंगे cos के फंक्शन और फिर साइन के फंक्शन लेके चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लिया a1, ये हमारे पास कोई भी एक कोफिशिएंट है या कोई भी एक कांस्टेंट है a0। अब इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी।
ए नोट A1 A2 A3 A4। तो सबसे पहले हमने कोस की टर्म को लिखा है A1 कोस ओमेगा टी, A2 कोस 2 ओमेगा टी, A3 कोस 3 ओमेगा टी, ऐसे ही A4 कोस 4 ओमेगा टी, ऐसे ही करके चलता रहेगा AN कोस N ओमेगा टी तक ये चलता रहेगा। उसके बाद सेम एज इट इज जो साइन वाली जो टर्म है उसको भी हम लिखेंगे B1 साइन ओमेगा टी, B2 साइन 2 ओमेगा टी, B3 साइन 3 ओमेगा टी, B4 साइन 4 ओमेगा 4 और एंड तक चलता जाएगा BN साइन N ओमेगा टी। अब हम अगर इस इक्वेशन का मैं यहाँ पे समेशन ले लूं, समेशन लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन भी हम यहाँ पे लेके बता देते हैं आपको क्या आएगा। F ऑफ ओमेगा टी ये वाली टर्म एज इट इज, ए नोट हमने यहाँ पे एज इट इज लिखा, इसका हम समेशन लेते हैं प्लस समेशन आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके और कहाँ तक जा रहे हैं हम n तक जा रहे हैं, तो आई की वैल्यू 1 से लेके हमने n तक मान लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे AN cos N ओमेगा टी और साथ में क्या है हमारे पास, एक सेकेंड, और ये तो हमने लिख ली कोस वाली टर्म, प्लस में साइन वाली टर्म भी लिखेंगे। तो साइन में भी क्या है 1 2 3 4, इसका भी समेशन ले लेते हैं हम, प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 to n और ये आ जाएगा BN साइन N ओमेगा टी। अब हमारे पास यहाँ पे जो A नोट AN और BN आया है, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो A नोट है AN है और जो BN है इसी को हम बोलते हैं फोरियर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं A नोट AN BN आर नोन एज फोरियर कोफिशिएंट। और हमारे पास ये जो सीरीज आई है इस सीरीज को ही बोलते हैं हम फोरियर सीरीज। ठीक है, अब हमें काम क्या करना है, काम बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये जो सीरीज आई है इस सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे, जो A नोट है AN है BN है इन सब की वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू निकालने के बाद और ज्यादा कुछ नहीं करना, इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम A नोट की वैल्यू निकालते हैं। तो A नोट की वैल्यू निकालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, हम ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये जो इक्वेशन आई है अब हम आगे बताएंगे। ये जो इक्वेशन आई है इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 को हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके t तक इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट की लिमिट होगी 0 से t और बोथ बस ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इंटीग्रेट करना है बोथ साइड 0 से t। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास क्या आता है वो भी हम देख लेते हैं अगले पेज के ऊपर। तो हमारे पास जो लास्ट टाइम जो फोरियर सीरीज आई थी वो क्या थी, F ऑफ ओमेगा टी था हमारे पास, इक्वल टू A नोट कोफिशिएंट था प्लस समेशन I की वैल्यू 1 से लेके n तक। आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए अगर कोई भी क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पे था AN cos N ओमेगा टी, मेरे को भी याद होगी पढ़ाते पढ़ाते, समेशन I इक्वल टू 1 to n और यहाँ पे BN, यहाँ पे साइन वाली टर्म साइन N ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एवोल्यूशन, जो A नोट है एवोल्यूशन ऑफ कांस्टेंट A। कोल्ड होने के कारण बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो मैनेज कर लेना। तो A नोट की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके t बोथ साइड। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा F ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पे एज इट इज राइट हैंड साइड की टर्म को भी हम इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से t। A नोट हमारे पास एज इट इज, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साथ में यहाँ पे dt भी आ जाएगा और प्लस में ये वाली टर्म है इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे और तो ये आ जाएगा इंटीग्रेट 0 to t। और ये AN हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, समेशन और AN, समेशन I इक्वल टू 1 to n और AN हम इंटीग्रेट करेंगे किसका, cos N ओमेगा टी का हम इंटीग्रेट कर देंगे। और साथ में जो अगली टर्म है यहाँ पे भी हम B समेशन I इक्वल टू 1 to n और जो BN है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा, साइन N ओमेगा टी। ठीक है, अब ये वाली टर्म सोल्व करनी है, बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन है, कोई भी बच्चा भी सोल्व कर सकता है। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन सोल्व करना आना चाहिए। अब आपको सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर सकते हो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा वो भी हम यहाँ पे देखते हैं अभी। तो सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2।
तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये यहाँ पे एज इट इज इंटीग्रेशन 0 to t f ऑफ ओमेगा टी हमने यहाँ पे एज इट इज लिख किया। और ये जो टर्म है इसको भी हम स्टार्टिंग में एज इट इज लिखते हैं टी ए नॉट और साथ में dt। अब ये वाली जो टर्म है इसको सोल्व करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करो जल्दी से, क्या आता है हमारे पास, तो ये आ जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन 0 से t कोस एन ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन मिलेगा हमें 0। और साथ में सेम एज इट इज 0 से t एन साइन एन ओमेगा टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे इसका रिजल्ट भी मिलेगा हमें 0। एग्जाम में सोल्व करने मत बैठ जाना, काफी लंबा है तो काफी ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करते हैं, क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। तो यहाँ पे ए एन लिखा हमने, इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया, कितना आएगा 0 आएगा, साथ में प्लस में समेशन आई इक्वल टू 1 to n और साइन एन ओमेगा टी का जब लिमिट 0 से t जब सोल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा बी एन और साथ में इसका इंटीग्रेशन मिलेगा 0। तो 0 किसी के इंटू में ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमारे पास बचेगा क्या, ये वाली टर्म बच जाएगी हमारे पास। अब ये वाली जो टर्म बची है इसमें से हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें तो वैल्यू चाहिए ए नॉट की। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं आएगा, इंटीग्रेशन dt का कर सकते हैं हम। अब जब dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें t मिल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, a नॉट, dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो कंप्लीट t मिल जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट t है, तो यहाँ से t मिल जाएगा। अब जो t है इस t को मैं उस तरफ लेके जाऊं, इधर तो मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 1/t। और ये वाली टर्म हमारे पास एज इट इज 0 to t f ऑफ ओमेगा t, ठीक है। और साथ में यहाँ पे dt भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमने जो पहला जो कोफिशिएंट था उस पहले कोफिशिएंट की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली, a नॉट इक्वल टू 1/t और लिमिट 0 से t, और ये हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड कोफिशिएंट है a n की वैल्यू भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये भी काफी इजी है। ये वैल्यू निकालने के लिए जो हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन को हम कॉस एम ओमेगा टी से बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाने के बाद एक सिंपल सा इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना है। और सोल्व करने के बाद हमें यहाँ से ए एन की वैल्यू भी मिल जाएगी। और बी एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से साइन एम ओमेगा टी को मल्टीप्लाई करवा दूंगा इक्वेशन नंबर 1 से बोथ साइड, तो हमें यहाँ से पी एन की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब जल्दी से हम ये देख लेते हैं ए एन और पी एन की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो इक्वेशन नंबर 1 थी, इसी इक्वेशन नंबर 1 को बोथ साइड कोस एम ओमेगा टी से, इस इक्वेशन नंबर 1 को कोस एम ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करवा दिया इधर भी और इधर भी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एफ ऑफ ओमेगा टी था, इसको हमने कोस एम ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करवा दिया। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो साथ में dt सेम एज इट इज ए नोट को मल्टीप्लाई करवाया, फिर ए एन वाली टर्म को मल्टीप्लाई करवाया और बी एन वाली टर्म को मल्टीप्लाई करवाया। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इतने बड़े बड़े इंटीग्रेशन हमें सोल्व करने पड़ेंगे। एग्जाम में सोल्व करने बैठ गए तो पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट याद रखते हैं, जब इस टर्म का इंटीग्रेशन किया जाएगा तो इस टर्म का इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास 0, ठीक है। सेम एज इट इज ये जो टर्म है, इस टर्म का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो इस टर्म का इंटीग्रेशन भी हमें मिलेगा 0। सिर्फ टर्म कौन सी बचेगी हमारे पास, ये वाली टर्म बचेगी और ये वाली टर्म बचेगी। इस टर्म का जब इंटीग्रेशन करता हूं तो इस टर्म का इंटीग्रेशन भी हमें 0 मिलेगा। कब, जब n इक्वल टू m नहीं है तब, ठीक है। n इज नॉट इक्वल टू m, जब हमें रिजल्ट मिलेगा 0। अगर n m के इक्वल है उस टाइम हमें इस टर्म का जो इंटीग्रेशन है वो मिलेगा t/2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यही लिख रखा है, ये वाली जो टर्म है इसका 0 रिजल्ट कब मिलेगा, जब n इक्वल टू m नहीं होगा, और जब n इक्वल टू m होगा तो t/2 मिलेगा। तो बाकी की ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे क्या मिलेगा, an और साथ में t/2। इसका जब सोल्व करते हैं तो t/2 0 वाला तो हम लेंगे नहीं क्योंकि हमें an की वैल्यू चाहिए, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड में जो टर्म थी वो हमने एज इट इज लिखी, जो an वाली जो टर्म थी वो 0 हो जाएगी, सॉरी a नोट वाली टर्म 0 हो जाएगी, साथ में an और t/2 और साथ में जो bn वाली टर्म है वो कंप्लीट 0 हो जाएगी। तो यहाँ से an की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या, an को यहीं रखते हैं, इसको उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके जाते हैं, तो an इक्वल टू 2/t और ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज। तो हमें सेकंड जो कोफिशिएंट है उसकी भी वैल्यू मिलेगी। अब जो थर्ड कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे हम बोथ साइड 0 से t, जैसे अब तक हमने किया था। और अब हम साइन m ओमेगा t से बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाएंगे तब क्या होगा हमारे पास,
यहाँ पे भी हमने साइन एन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये भी मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये वाली जो टर्म है वो भी जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ये वाली जो टर्म है ये जीरो नहीं होगी। ये जीरो कब होगी? जब n इक्वल टू m नहीं होगा तब जीरो होगी। जब n इक्वल टू m होगा तब जीरो नहीं होगी। तब इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? यही वैल्यू निकलेगी t/2। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा t/2 और साथ में bn आ जाएगा, और साथ में जो राइट हैंड वाली टर्म है वो एज इट इज bn को यही रखेंगे, t/2 को उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके चले जाएंगे। तो हमारे पास bn की वैल्यू भी हमें यहां से मिल जाएगी। अब bn की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप निकाल सकते हैं bn की वैल्यू क्या आएगी, इसी को देख के निकाल लेते हैं हम। 2/t इंटीग्रेशन 0 से t, और ये हमें यहां पे मिल जाएगा f ऑफ x। हमने मल्टीप्लाई किससे किया है? साइन m ओमेगा t से, तो यहां पे आ जाएगा साइन m ओमेगा t और साथ में dt। ठीक है, ये हमारे पास bn का वैल्यू आ गया। तो ये था हमारे पास 4 ईयर सीरीज। आई होप आपको ये समझ आया। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, लाइक आपने बीएससी के अंदर अगर पढ़ा हो, तो हमारे पास कोई भी ट्रायंगुलर वेव आता है या फिर रेक्टेंगुलर वेव आता है, तो उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या होगा? रेक्टेंगुलर वेव लाइक दिस, ठीक है, ऐसे चलेगी, और ट्रायंगुलर वेव ऐसे चलेगी। ठीक है, तो यहां पे लिमिट, हमारे पास लिमिट ही चेंज होगी। ए नोट की वैल्यू भी वही रहेगी, बी एन की वैल्यू भी वही रहेगी, और ए एन की वैल्यू भी, और साथ में 4 ईयर सीरीज। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, लिमिट चेंज होंगे और उसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया, और समझ आया तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।